Hello my dear students, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to talk about the different ways of inducing EMF in a coil when magnetic flux linked to the coil changes. हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती हैं उनका एक्सप्रेशन होता है BA cos theta where theta is the angle between direction of magnetic field and normal to the plane of the coil, that is area vector, right? अब अगर मुझे EMF पैदा करना है which is d phi by dt, तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज करनी चाहिए. अगर phi कांस्टेंट हो जाएगा तो E जीरो हो जाएगा. If you want E, the phi must be variable. If the phi must be variable, any one of these three factors must vary. तो हम ये पढ़ चुके हैं कि फील्ड के वेरी करने से फ्लक्स चेंज करती हैं तो ईएमएफ पैदा होता है. हम ये पढ़ चुके हैं मोशनल ईएमएफ में कि अगर एरिया ऑफ द कॉइल चेंज करते हैं तो फ्लक्स चेंज होती हैं तो ईएमएफ पैदा होता है. आज हम तीसरा फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं थ्रू अ डिवाइस, थ्रू अ मशीन, थ्रू एन इलेक्ट्रिकल मशीन नोन एज एसी जनरेटर, जिसमें हम थीटा चेंज करेंगे. थीटा मींस एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बेसिकली हम चेंज करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल लगातार चेंज करेगी, उससे फ्लक्स लगातार चेंज करेंगी और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. ये ईएमएफ आगे किसी करंट को बर्थ देगा. I is equal to E by R, where R is the resistance of the coil. तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, राइट? चलिए, डिवाइस का नाम है एसी जनरेटर. इसको डेवलप किया था बहुत ही महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने 1888 में, राइट? उन्हीं की वजह से आज हमारे पास ये है. और इसका नाम जो जनरेटर है, द वर्ड जनरेटर इज अ मिसनॉमर. व्हाई आई एम कॉलिंग इट मिसनॉमर? मिसनॉमर का मतलब होता है कि नाम तो ये दे रखा है, करता एक्चुअल में ये नहीं है. जनरेटर का मतलब होता है जो कुछ जनरेट करे, प्रोड्यूस करे. ये अपनी तरफ से प्रोड्यूस थोड़ी करता है, ये तो एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किस एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. किस प्रिंसिपल का, किस सिद्धांत का इस्तेमाल करके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके. ओके, क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil changes and EMF is induced in the coil which gives birth to induced current, right? तो वो फिनोमेना यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. कंस्ट्रक्शन, बनावट कैसी है इसकी, क्या क्या सामान लगता है इसको बनाने में, वो आप देख सकते हैं. दो मैग्नेट्स चाहिए विद देयर अपोजिट पोलैरिटीज फेसिंग ईच अदर. इसकी नॉर्थ पोलैरिटी, इसकी साउथ पोलैरिटी, तो दीज आर कॉल्ड फील्ड मैग्नेट्स. हमें चाहिए एक आर्मेचर. आर्मेचर क्या होता है? जिसमें हम आयरन की एक फ्रेम के ऊपर या आयरन के एक एक्सल के ऊपर कॉपर वाइंडिंग कर देते हैं. कॉपर वायर की, इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग कर देते हैं, राइट? उसके अलावा क्या चाहिए? हमें चाहिए दो रिंग्स, स्लिप रिंग्स बोलते हैं इन्हें. क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग्स. ये स्लिप रिंग्स दोनों एंड्स ऑफ द जो हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटी है उसके ऊपर लगे होते हैं. इन रिंग्स के साथ आगे अटैच होते हैं दो कार्बन मतलब ग्रेफाइट ले लेते हैं हम, ग्रेफाइट या फ्लेक्सिबल मेटल ब्रशेस. और इसके बाद आगे लगा होता है वो लोड मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके घर की कनेक्शन हो सकते हैं. यहां से आप इस पे कोई डिवाइस चला रहे हो, कुछ और बल्ब चला रहे हो या कोई भी मशीन चला रहे हो, वो आगे यहां पे जुड़ी होती है एज ए लोड. चलिए, अब आ जाता है इसकी वर्किंग कैसे है. तो कंस्ट्रक्शन में हमने देख लिया क्या क्या है. कंस्ट्रक्शन में क्या है? फील्ड मैग्नेट्स हैं,
राइट, उसके बाद आर्मेचर है, उसके बाद स्लिप रिंग्स हैं, राइट, उसके बाद ब्रशेस हैं, राइट, देन और कुछ बचा है, दैट्स ऑल, राइट। एक सोर्स लगा होता है यहाँ पे, उसके बारे में भी बता दूं। देखो, जब ये घूमता है जनरेटर, आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, पोटेंशियल जनरेट करता है। तो इसको घुमाते रखने के लिए इसके साथ एक टरबाइन या कोई डीजल इंजन अटैच कर देते हैं। वो इंजन घूमता है, वो इंजन अपनी रोटेशनल एनर्जी इसको देता है, फिर ये घूमता है और ये आगे क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो उसको सोर्स बोलेंगे हम। अब आ जाती है इसकी वर्किंग। वर्किंग समझते हैं। इसको घुमाया जैसे हमने, और घुमाया कैसे आप देख सकते हैं, जो पी क्यू आर्म है वो ऊपर को आएगी, जो आर एस आर्म है वो अंदर को जाएगी। पी क्यू किधर मूव कर रही है, अपवर्ड, और आर एस किधर मूव कर रही है, डाउनवर्ड। तो क्या होगा इसके मूव करने से, मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, जो कि ये येलो लाइंस दिखा रही हैं आपको, ठीक है, और पी क्यू ऊपर को आता है, तो करंट किस दिशा में पैदा होगा, आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस पे लगा सकते हैं, ठीक है, एफ बी आई, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। बाहर को या ऊपर को आएगा तो इसमें जो करंट है वो पी से क्यू की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, पी से क्यू की तरफ। तो करंट गोज फ्रॉम पी क्यू, देन उसके बाद क्यू से आर की तरफ जाएगा। अब अगर आप आर एस पे लगा के देखो, जो कि अंदर को जाती है, ठीक है, जो कि अंदर को जाती है, तो करंट किधर जाएगा, आर से एस, राइट। तो यहां से होता हुआ इस तरह से ट्रैवल करेगा। ये करंट का पाथ है। अच्छा, तो ये कॉइल ऐसे पड़ी है, अब ये घूम के ऐसे होगी, पी क्यू बाहर को जाता हुआ, आर एस अंदर को आता हुआ, और इस तरह से हाफ रोटेशन ले जाएगी। हाफ रोटेशन ले गई, ठीक है। जैसे ही इसने हाफ रोटेशन ली, करंट जो था वो इस तरह से ट्रैवल कर रहा था, पी क्यू आर एस। उसके बाद क्या होगा कि आर एस इधर आ चुका होगा, एस आर, और क्यू पी इधर आ चुका होगा। पहले जो आर एस अंदर को जा रहा था, अब वो आर एस इसके बाद किधर को जाएगा, बाहर को जाएगा। अगर वो बाहर को जाएगा तो करंट एस से आर की तरफ हो जाएगा। इसको घुमा हुआ इमेजिन कर लो ऐसे, एस आर क्यू पी। तो अब करंट जो है, क्योंकि एस आर बाहर को आ रहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग ये वाला रूल, राइट हैंड रूल, करंट जो है एस से आर की तरफ, फिर आर से क्यू की तरफ, आर से क्यू की तरफ, क्यू से पी की तरफ, ठीक है। तो जब आर एस अपवर्ड आएगा और पी क्यू जो है वो डाउनवर्ड जाएगा, फील्ड वही नॉर्थ से साउथ है, वो तो अपनी जगह पे ही है। तो जो करंट है, जो कि पहले किस पाथ पे जा रहा था, इट वॉज गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू टू आर टू एस। अब ये किधर जाएगा, अब ये एस टू आर टू क्यू टू पी। इसका मतलब कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई, ध्यान से देखो, रिवर्स हो गई। इस करंट को परसीव करने के लिए बाहर क्या लगी हुई है, रिंग्स, और रिंग से करंट जाएगा ब्रशेस में और एक्सटर्नल सर्किट में। अगर फर्स्ट हाफ के लिए करंट ऐसे जा रहा है फ्रॉम दिस वे, तो सेकेंड हाफ के लिए जो सेम करंट है ये इस तरह से जाएगा, राइट। फर्स्ट हाफ रोटेशन में करंट इस तरह से जाएगा, सेकेंड हाफ रोटेशन में करंट इस तरीके से जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि करंट एक हाफ रोटेशन के बाद 180 डिग्री के बाद अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। इसी
रिवर्सिबिलिटी की वजह से इसका नाम एसी जनरेटर है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। यानी कि ये जो करंट जनरेट करेगा वो नेचर में क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी अल्टरनेटिंग। ठीक है, और यही हमें चाहिए था। ओके, चलिए इसका मैथमेटिक्स डेवलप कर लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमें पता है कि जो ईएमएफ होता है वो माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। अब फाई क्या है, फ्लक्स जो कि लिंक्ड है किसके साथ, स्क्वायर के साथ। लेट्स से स्क्वायर में एन नंबर ऑफ टर्न्स है। बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फील्ड मैग्नेट्स। ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल। कॉस, ठीक है, या हाँ कॉस ले सकते हैं। यहां पे अक्सर होता है थीटा। व्हाट इज थीटा, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिस एंगल पे कॉइल घूमती है। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। अब यहां पे माइनस एज इट इज, एन बी ए एज इट इज। डेरिवेटिव सिर्फ किसका लेंगे आप, कॉस ओमेगा टी का। इसका डेरिवेटिव क्या, क्योंकि ये फैक्टर्स कांस्टेंट थे, टाइम के साथ क्या चेंज कर रहा है, एंगल चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो बन जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और बाहर आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। अच्छा, अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस लगा के एन बी ए और ओमेगा की प्रोडक्ट की डायमेंशंस की प्रोडक्ट चेक करो तो वो एग्जैक्टली वही डायमेंशंस आती हैं जो पोटेंशियल की होती है या ईएमएफ की होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, जब साइन ओमेगा टी 1 दे देगा मतलब ओमेगा टी 90 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेंगे, एन बी ए और ओमेगा फैक्टर। मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी यहां से आपको ईएमएफ की, इसको पीक ईएमएफ भी बोल देते हैं। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसको यूज करेंगे। अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ये। तो यहां से क्या पता चलता है कि जो ईएमएफ है वो किस नेचर का है, अल्टरनेटिंग नेचर का है। कौन सी नेचर का है, अल्टरनेटिंग। अब करंट की बात करें, करंट किसके बराबर होता है, ई बाई आर। फिर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। कौन सी कॉइल, ये आर्मेचर में जो कॉइल लगी हुई है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ई नॉट बाय आर क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब करंट भी किस नेचर का है, अल्टरनेटिंग नेचर का। राइट, यही हमें प्रूव करना था कि अल्टरनेटिंग नेचर का करंट पैदा होता है, जिसको ग्राफिकली या वेव फॉर्म में कैसे दिखाया जा सकता है, इस तरह से। दिस इज द वेव फॉर्म of the alternating current being produced in an AC generator, right? This is all about this topic. इसके बाद next topic जो हमारे पास आता है, that is also very interesting, उसके ऊपर चलते हैं। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है या असाइनमेंट अवेलेबल है, इसके रिलेटेड सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, +1 में आपको याद होगा वर्क पावर एनर्जी
यूनिट में, फोर्थ यूनिट था ये हमारे पास, वर्क पावर एनर्जी, उसके अंदर एक स्प्रिंग बॉडी सिस्टम पढ़ा था हमने। स्प्रिंग बॉडी सिस्टम क्या था कि अगर आपके पास एक बॉडी है, उसको आप एक स्प्रिंग के वन एंड पे अटैच कर दो, दूसरा स्प्रिंग आप दीवार के साथ अटैच कर दो, और सपोज करो कि उसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे रखा है, उस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, तो अगर आप उस बॉडी को स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन या उसके नेचुरल लेंथ से पकड़ के खींच के छोड़ दो, तो स्प्रिंग क्या करने लगता है, वो स्प्रिंग ऑसिलेट करने लगता है, राइट। उसकी जो ऑसिलेशंस होती हैं वो किस में होती हैं, एसएचएम में होती है। ये हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर प्रूव किया है। और उस एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, d2x by dt² प्लस k/m x इज इक्वल टू 0। बाद में हम k/m को ओमेगा स्क्वायर पुट कर देते थे, तो अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन बनती थी d2x by dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये ओमेगा क्या थी, फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो बॉडी क्या करती थी, ऑसिलेट करती थी। फिर यहां से हम टाइम पीरियड निकालते थे जो कि 2π/ओमेगा होता था, यानी कि 2πm/k होता था। सो वी हैव डन दिस ऑल, स्प्रिंग बॉडी सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने पेंडुलम भी पढ़ा था। पेंडुलम के अंदर भी सेम चीजें आती हैं हमारे पास, बस यहाँ पे L/G आ जाता होता है, राइट। वी हैव डन दिस ऑल। तो क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास एक सिस्टम था जो कि एसएचएम ऑसिलेशंस शो कर सकता था, क्या इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा डिवाइस है जो ऑसिलेट कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे ऑसिलेट क्या करती थी, एनर्जीज करती थी। कौन सी एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेट करती रहती थी। और ये एनर्जीज क्या होती थी, टोटल एनर्जी क्या रहती थी, कंजर्व रहती थी। ये आपको याद होगा सारा। तो क्या ये सेम प्रॉपर्टीज यहां पे लगेगी? पहली बात तो वो सिस्टम क्या है, यस, देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम, वी कॉल इट एलसी ऑसिलेटर। क्या बोलते हैं उसे, एलसी ऑसिलेटर, राइट। एलसी ऑसिलेटर बेसिकली किस तरह का होता है, एलसी ऑसिलेटर में हमारे पास एक इंडक्टर होता है, राइट। ये इंडक्टर जुड़ा होता है एक कैपेसिटर के साथ। तो ये जो एलसी ऑसिलेटर है हमारे पास, दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग बॉडी सिस्टम। जिस तरह से स्प्रिंग बॉडी सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है, एनर्जीज सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती हैं, उसी तरीके से एक एलसी ऑसिलेटर के अंदर कौन कौन सी एनर्जीज, जैसे वहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल है, यहां पे होती है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक एनर्जीज के बीच में एक्सचेंज चलता रहता है। अब आप देख के बता सकते हो कि कौन सा इनमें से मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा और कौन सा इलेक्ट्रिक। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और जो इंडक्टर होगा वो मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये तो चैप्टर्स में हमने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके बारे में पढ़ लिया था, इसी चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में के अंदर इंडक्टर के बारे में पढ़ लिया हमने, राइट। और ये एनर्जीज भी क्या रहती हैं, कंजर्व्ड रहती हैं, ठीक है। अब ये करता कैसे है, उसमें तो सिस्टम समझाया गया है कि लेंथ चेंज कर दो स्प्रिंग की, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाती है, उसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है।
और एनर्जीज को क्या करवाता रहता है, शिफ्ट करवाता रहता है दो पोजीशंस के बीच में, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक। यहां पे ऐसा कैसे हो पाता है? देखिए हम क्या करते हैं, हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं जिसकी कैपेसिटेंस क्या है C। इस कैपेसिटर को हम किसी डीसी बैटरी के साथ अटैच करके क्या करवा देते हैं, चार्ज करवा देते हैं। तो कैपेसिटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज Q आ जाएगा, Q0 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज Q0 आ जाएगा तो कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ CV², या हाफ CV² लिख सकते हैं इसको, या इसका एक्सप्रेशन एक और होता है हमारे पास, दैट इज अगर इन फॉर्म ऑफ चार्ज लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। आगे Q इज इक्वल टू CV से C की वैल्यू पुट करके या V की वैल्यू पुट करके इसके पास ये एनर्जी है, राइट, V0। अब इस कैपेसिटर को चार्ज आपने कर दिया है, इसको यहां से उठा के यहां पे अटैच कर दो, यहां पे अटैच कर दिया आपने कैपेसिटर को। क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि अभी की ओपन है। चलो की को भी क्लोज कर देते हैं। अब इसके पास, अच्छा चलो एक मिनट पहले ये लिख लें, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है, और जो इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी है वो तो जीरो है। अभी कौन सा इंडक्टर में कोई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अगर यहां से इसको की को कर दूं ऑन, राइट, और जो इंडक्टर है उसमें फ्लो करने लगे करंट, आई करंट, तो इंडक्टर के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो जाएंगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, इधर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इस पे कैपेसिटर पे, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कम होती जाएगी, और इधर इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता जा रहा है तो इसके पास एनर्जी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे सारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और यहां पे मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी इसके पास। तो जो UE है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो जीरो हो जाएगी, और जो इंडक्टर के पास एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। पर इनका रिलेशनशिप देखो, अब क्या होगा कि शुरू में जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था वो एकदम से तो होगा नहीं डिस्चार्ज, पहले थोड़ा चार्ज भेजेगा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, मतलब कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो घट रहा है और करंट बढ़ रहा है। अब करंट किसके बराबर होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो dQ/dt, और नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द करंट स्टार्ट्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर करंट वेरिएबल है तो यहां पे मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर भी वेरिएबल होगी, राइट, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जब बढ़ रही होगी तो बढ़ने को रुकेगी, क्यों, इसके अंदर एक बैक EMF पैदा हो जाता है, कितना बैक EMF, -L/di/dt। ये बैक EMF क्या करता है कि शुरू में इंडक्टर के अंदर एनर्जी बढ़ने को रोकता है, और एट द एंड जब पूरा चार्ज खाली होने वाला होता है, एनर्जी घटने वाली होती है तो घटने से रोकता है। अब घटने से कैसे रोकेगा, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा के, और वो कैसे करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करके, ठीक है, और कैपेसिटर को वो चार्ज करता है अपोजिट सेंस में, राइट। किस तरह से, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये चेंज ऑफ एनर्जीज को क्या करता है, अपोज करता है। इस स्टेज पे जाके सारा जो इंडक्टर था उसका बैक EMF जो है उसका सारा जोर लग जाएगा कैपेसिटर को क्या करने में, चार्ज करने में, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर से क्या हो जाएगी,
मैक्सिमम, और जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो तो अब क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। इसके बाद फिर से धीरे धीरे कैपेसिटर जो है वो करंट फिर जब फुल्ली चार्ज हो गया, इसके पास एनर्जी हो गई जीरो, तो ये फिर से करंट भेजना शुरू कर देगा आई, बट अब ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर से जो इंडक्टर है, ठीक है, फिर से इंडक्टर के अंदर अब कैपेसिटर तो हो चुका है डिस्चार्ज, और इसके अंदर क्या बन चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्योंकि अब करंट की डायरेक्शन पहले से अपोजिट हो गई है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। इस केस में आके इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर से जीरो हो जाएगी और मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो फिर से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। सो व्हाट डू यू सी, जो ऑसिलेटर है वो इन्हीं चार स्टेजेस के बीच में घूमता रहेगा और एनर्जीज को चेंज करता रहेगा। इलेक्ट्रिक मैक्सिमम, पोटेंशियल मैग्नेटिक जीरो, इलेक्ट्रिक जीरो, मैग्नेटिक मैक्सिमम, फिर इलेक्ट्रिक मैक्सिमम, मैग्नेटिक जीरो, फिर इलेक्ट्रिक जीरो, मैग्नेटिक मैक्सिमम। तो एनर्जीज कॉन्टिन्यूसली क्या करती जा रही हैं, ऑसिलेट करती जा रही हैं। इनका रिलेशनशिप जो है एल और सी का इस तरह से है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। अगर कैपेसिटर के पास एनर्जी घटने लगती है तो इंडक्टर सपोर्ट करता है उसको एनर्जी देके, अगर इंडक्टर के पास घटने लगती है तो कैपेसिटर उसको एनर्जी देके सपोर्ट करता रहता है। तो इस तरह से ये सिस्टम जो है कॉन्टिन्यूसली इन्हीं चार स्टेजेस के बीच में एनर्जी को ऑसिलेट करवाता रहता है। हेंस इट इज नोन एज एलसी ऑसिलेटर, और जो ऑसिलेशंस पैदा होती हैं उनको एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका मैथमेटिक्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बहुत ही आसान मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये इंडक्टर हमारे पास, राइट, ये कैपेसिटर है, ओके। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, चार्ज बाय कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल टू CV होता है। और जो इंडक्टर है, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है VL, ये कितना है हमारे पास, -L di/dt। अगर इसके ऊपर हम अप्लाई कर दें किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कि कहता है कि एक लूप में, एक क्लोज सर्किट में जो चेंज ऑफ पोटेंशियल्स होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब Q/C प्लस -L di/dt मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब I की वैल्यू आपको वहां पे दे रखी है -dq/dt, सो इट विल बिकम Q/C प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, L d²Q/dt² इज इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा मैं, जैसे d²Q/dt² प्लस Q/LC, L से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू जीरो। अब एक काम कीजिए, 1/LC की डायमेंशन चेक कीजिए, ये ओमेगा² की डायमेंशन के बराबर आएंगी, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, d²Q/dt² प्लस ओमेगा² इज इक्वल टू जीरो। दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, राइट, जो कि क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM है। ये क्या है, जैसे +1 में पढ़ते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है SHM की, तो ओमेगा सबसे पहले यहां से कितना आ जाएगा, ओमेगा इज गोइंग टू बी 1/√LC, सो फ्रीक्वेंसी यहां से आ जाएगी 1/2π√LC। तो जो एनर्जीज है या जो सिस्टम है जो ऑसिलेट कर रहा था वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में था। अगर इस इक्वेशन के, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं, जैसे हर एक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज Q0
साइन ओमेगा टी। अगर इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो लेफ्ट साइड का आंसर भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। नाउ वी नीड नॉट टू गो इनटू डिटेल्स कि ये सॉल्यूशन कैसे आया, ये हायर मैथमेटिक्स की बातें हैं। आप सिंपली इसको मेमोराइज कर सकते हैं। इस Q की वैल्यू को अगर मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैं करंट की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, दैट द करंट इज गोइंग टू बी जो कि माइनस डी क्यू बाई डी टी था। अगर इसको यहां पे भरें तो बनता है माइनस क्यू नॉट ओमेगा, माइनस नहीं आएगा, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। ये करंट का एक्सप्रेशन बन जाएगा यहां पे, राइट। ये चार्ज का सॉल्यूशन था यहां पे इस इक्वेशन के लिए, एसएचएम के लिए। तो यहां से इसका ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो जाता है, किसका, एलसी ऑसिलेटर का। एलसी ऑसिलेशंस क्या होती हैं, वो ऑसिलेशंस जो पैदा होती हैं कब, जब एक चार्ज्ड कैपेसिटर को किसी नॉन इंडक्टिव कैपेसिटर के, नॉन इंडक्टिव इंडक्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो जो ऑसिलेशंस पैदा होती हैं, एनर्जी जो दो स्टेजेस के बीच में बाउंस करती रहती है, इलेक्ट्रिक स्टेट और मैग्नेटिक स्टेट में, तो वहां से जो ऑसिलेशंस पैदा होती है उनको एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। अच्छा, ये ऑसिलेशंस दो टाइप की हो सकती हैं। अगर तो कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, अगर तो कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी तो दोनों एनर्जीज का जो लेवल है वो उतना ही रहेगा। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, कॉन्टिन्यूसली एक ही एम्पलीट्यूड का। वी कॉल दिस अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। पर प्रैक्टिकली हमें पता है कि कुछ एनर्जी हीट, स्पार्क, इन सब फॉर्म्स में वेस्ट होगी। तो ये ऑसिलेशन दरअसल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करना शुरू कर देंगी, अपना मैग्नीट्यूड डिक्रीज करना शुरू कर देंगी। मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा और अल्टीमेटली ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या कर जाएंगी, डाई आउट कर जाएंगी। इनको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, राइट। तो ये दो तरह का कंसेप्ट है। और जो सम ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी है वो क्या रहता है, इसमें कांस्टेंट रहता है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।